कुछ ऐसे लोग हैं जो डर के या परेशान नहीं होने की वजह से वो पैसा भर देते हैं। और ये जो डर से आप जो पैसा दे देते हैं ना, पर आपको पता नहीं होता कि अगर आप एनपीए होने के बाद एक ईएमआई, दो ईएमआई या कुछ भी पैसा आप भरते हैं तो वो सारा पैसा आपका इंटरेस्ट और पेनल्टीज में ही चला जाता है, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो लाइबिलिटीज है वो एज इट इज बनी ही रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी एनपीए के बारे में। एनपीए को लेकर के आज भी लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। मेरे पास अभी भी लोगों की क्वेरीज आती है एनपीए को लेकर के कि एनपीए कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है और हमें एनपीए होने के बारे में कोई अपडेट नहीं आता है। तो आज मैं बात करूंगी कि एनपीए होता क्या है, बैंक आपका लोन अकाउंट एनपीए कब करता है या एनपीए में कब डालता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है, क्या इसके लिए बैंक आपको कोई नोटिस भेजता है, और अगर नहीं तो आपको कैसे पता चले कि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है, और एनपीए होने से बैंक को क्या नुकसान होता है। अगर आपके पास एनपीए होने के बाद बैंक या फिर एनबीएफसी से रिकवरी के नाम पे कॉल्स आती हैं या फिर रिकवरी एजेंट कुछ पैसा भरने के लिए बोलते हैं या फिर कहते हैं कि आप 1 से 2 ईएमआई भर दो, तो आपको क्या भरना चाहिए, और अगर आप भर देते हैं तो आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप अपना बचाव कैसे कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है इसी के लिए मैंने बनाया है, और ये वीडियो देखने के बाद एनपीए से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि सारे सवाल आपके खत्म हो जाएं। और अगर फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एनपीए से जुड़ा हर एक सवाल क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके कोई भी रिलेटिव है जिनको इस माध्यम से या इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे जरूर हेल्प मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीए होता क्या है। बेसिकली एनपीए आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जब आपका लोन अकाउंट परफॉर्म नहीं करता है तो उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। आप लोग एनपीए का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। आपको बैंक या फिर रिकवरी एजेंट द्वारा कॉल करके जब ये कहा जाता है कि आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए कर दिया जाएगा, आप सोचते हैं कि एनपीए कैसे हो गया, या हमें तो पता ही नहीं चला कि एनपीए हो गया है, या अगर नहीं हुआ है तो हमें पता चले कैसे कि एनपीए हो गया है। जो आपका लोन अकाउंट है वो एनपीए में डाल दिया जाता है तो आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि पता है नहीं क्या होगा। तो आपको इन सब चीज़ों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ये जो वीडियो है मैं आपके उन्हीं सभी क्वेरीज को लेकर के ही आई हूँ। आज भी एनपीए को लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि हमको बैंक से कोई नोटिस नहीं आया। आपको बैंक से कोई नोटिस नहीं आया है और 4 से 5 ईएमआई बाउंस हो गई है, तो हमारा अकाउंट एनपीए कब हुआ? क्योंकि बैंक ने हमें कोई एनपीए का नोटिस भी नहीं दिया और सीधे लीगल नोटिस भेज देता है। तो बता देती हूँ, बैंक जनरली एनपीए को लेकर कोई नोटिस नहीं भेजता है। हाँ, पर रिमाइंडर नोटिस 1 ईएमआई के बाद, 2 ईएमआई बाउंस होने के बाद आपको भेजता है। रिमाइंडर नोटिस में बैंक आपको भेजता है कि अगर आपने 3rd ईएमआई, जो आपकी तीसरी ईएमआई है, अगर वो भी बाउंस कर दी तो बैंक आपका लोन अकाउंट है वो एनपीए कर देगा। तो ये तो बात हो गई कि बैंक आपको रिमाइंडर नोटिस भेज करके भी इंटीमेट करता है कि आपका लोन अकाउंट आगे फर्दर एनपीए कर दिया जाएगा। अब हम चलिए बात करते हैं कि एनपीए होने से बैंक को नुकसान क्या होता है, क्यों जल्दी से बैंक एनपीए नहीं करता है, और अगर बैंक एनपीए कर दे तो उससे उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ती है। वैसे तो 90 दिनों के बाद बैंक आपको एनपीए डिक्लेयर कर सकता है, पर जल्दी बैंक ऐसा करता नहीं है। बैंक को एनपीए की रिपोर्ट हर 3 महीने में आरबीआई को देनी होती है। एनपीए की जो लिस्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगी तो बैंक का जो शेयर है,
शेयर प्राइस जो मार्केट में है वो कम हो जाता है, क्योंकि बैंक जो है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है। तो शेयर प्राइस कम होने से बैंक को नुकसान उठाना पड़ता है। और जो लोगों का पैसा बैंक के पास सेविंग अकाउंट, एफडी के फॉर्म में होता है, वही पैसा बैंक उठा करके लोन देती है। और अगर बैंक के एनपीए अकाउंट ज्यादा हो जाएंगे तो उनको लोगों का पैसा विद इंटरेस्ट वापस करना भी होता है, तो यहाँ भी बैंक को नुकसान उठाना पड़ता है। और इस प्रकार एनपीए की वजह से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है और बैंक को लॉस उठाना पड़ता है, जिसके चलते बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को कमीशन बेस पे हायर करती है। जैसा कि आपका मान लीजिए 4 लाख का आउटस्टैंडिंग है, तो बैंक कहती है कि 4 लाख का आउटस्टैंडिंग है, आप 10, 15, 20% कमीशन हम आपको देंगे और आप हमारा जो पैसा है उसे रिकवर करके दे दो। फिर आपके पास रिकवरी एजेंट्स की तरफ से प्रेशर आने लगता है। रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल्स करने लगते हैं। क्यों? उनको भी प्रेशर होता है, उनको भी वो कमीशन अर्न करना होता है, तो वो भी चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करके आपसे हम वो पैसा रिकवर करेंगे, उस पर हमारा कमीशन बनेगा, और वो उसी की वजह से आपको इतना प्रेशर करते हैं। तो जब आपके पास ये प्रेशर आता है तो आप खुद समझिए कि ये उनका एक तरह से काम है, और अगर वो ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको भी पता है कि रिकवरी नहीं हो पाएगी। तभी वो रिकवरी एजेंट दिन भर में आपको 20, 30, 50 कॉल करते हैं और पैसा भरने के लिए प्रेशराइज करते हैं और हरासमेंट भी करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। आपको ये कहते हैं कि अगर नहीं भरा सामान उठा के लेके चले जाएंगे, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये पता होता है कि वो हमको डरा रहे, धमका रहे, और उससे बचने के लिए कई बार ऐसा करते हैं कि वो पैसा दे भी देते हैं। आप उन रिकवरी एजेंट्स को बता भी देते हैं कि आपके पास पैसा है नहीं, और फिर भी वो आपकी सुनते नहीं है और धमकाते हैं। यहाँ तक कि रिकवरी एजेंट ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने नहीं पैसा भरा तो हम आपके घर पे आ जाएंगे। कई बार ऐसा कहते हैं कि ठीक है, आप कुछ पैसे भर दो, एक ईएमआई दे दो, हम आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो डर के या परेशान नहीं होने की वजह से वो पैसा भर देते हैं, और ये जो डर से आप जो पैसा दे देते हैं ना, पर आपको पता नहीं होता कि अगर आप एनपीए होने के बाद 1 ईएमआई, 2 ईएमआई या कुछ भी पैसा आप भरते हैं तो वो सारा पैसा आपका इंटरेस्ट और पेनल्टीज में ही चला जाता है, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो लाइबिलिटीज है वो एज इट इज बनी ही रहती है। लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट वाले हैं आपको फिर भी परेशान करेंगे। अगर आपने इस बार 1 ईएमआई भर दी, कुछ पैसा भर दिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो वो फिर दोबारा से आपके पास कॉल्स करेंगे, फिर दोबारा से रिकवरी एजेंट घर पे आने की धमकी देंगे। तो आपको ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो अगर आपके पास अगर पैसा है तो आप उनको टोटल आउटस्टैंडिंग ही पे करें, कुछ पैसा नहीं भरे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास अभी पैसा भरने के लिए नहीं है तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। और सेटलमेंट करने के लिए मैं आपसे यही कहूँगी, मैंने कई बार कहा है कि 1 टाइम सेटलमेंट करो। 1 टाइम सेटलमेंट में होता है कि आप एक मुश्त अमाउंट जो होता है, कुछ क्या होता है ना कि जो भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग होता है उस पे एक अमाउंट आप फिक्स करके कि भाई इतना अमाउंट मैं पे कर सकता हूँ और मेरा 1 टाइम सेटलमेंट कर दो। और वही करना चाहिए अगर आपके पास पूरा पैसा भरने के लिए, टोटल आउटस्टैंडिंग भरने के लिए नहीं है तो। अब कितने में सेटलमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सेटलमेंट कैसे हो सकता है, कितने परसेंटेज में हो सकता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।